हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हम आ गए आपके लिए एक वीडियो लेकर जिसमें हम आपके साथ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जीएस के क्वेश्चंस, जो कि आपके यूपी पीसीएस 2021-22 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ अन्य सभी एग्जाम जिसमें जीएस पूछ ली जाती है आपसे, उसके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपने जीएस के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने दिया गया है कि निम्न में से सही कथन का चयन करें। स्क्रीन पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिख रहे होंगे। इन चारों में से आपको सही स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा स्टेटमेंट, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% 2.4% अधिकृत किए हुआ है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स थे, आप इसे पढ़िए और हमें बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। उसके साथ साथ पहले आप ऑप्शंस को भी देख लीजिए। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं आपको। ऑप्शंस हैं 1 2 1 2 3 1 2 4 1 4। तो जल्दी से हमें इसका आंसर बताइए आप क्या होगा, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1 2 4। 1 2 4 का मतलब स्टेटमेंट 1 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्या है ये स्टेटमेंट? यह है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो एकदम करेक्ट है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया, ये भी एकदम करेक्ट है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। पूछा क्या गया आपसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है नगर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे नजदीक पड़ता है या फिर निकटतम दूरी पे है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। जल्दी से हमें आप अपना आंसर बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गांधीनगर। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके नॉर्थ में कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस हैं झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। जल्दी से आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मणिपुर, ठीक है। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है इन चारों ऑप्शंस में से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। स्टेटमेंट कौन कौन से पढ़ देते हैं एक बार। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। प्रायद्वीप क्षेत्र मतलब पेनिनसुला, इंडिया की बात हो रही इधर की, ठीक है। और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3 है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। तो ये 3 स्टेटमेंट थे, आप हमें बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। ऑप्शंस है 1 2 केवल 2, 1 2 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 3। मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग, ये भी करेक्ट है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तृत भाग, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके पीसीएस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर से करके जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत मुख्यतः कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ऑप्शन हैं 4 6 7 8। जल्दी से हमें आप इसका आंसर बताएं। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 6, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। जल्दी से आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सेनोजोइक।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें लिस्ट वाले क्वेश्चन है। मैच करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। ठीक, क्या क्या दिया गया? दक्कन टैप, उत्तर नूतन, पश्चिमी घाट, प्री कैम्बियन, अरावली, क्रिटेशियस, आदि नूतन, नर्मदा ताप्ती, अत्यंत नूतन। देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं आपको, एक बार देख लीजिए और फिर हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार आप ऑप्शंस देख लीजिए और फिर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। जल्दी से बताएं हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3124, मतलब दक्कन टैप का क्या होगा? क्रिटेशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन, अरावली प्री कैम्बियन, नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन। ठीक है, तो फिर इसका करेक्ट मैच ये होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से याद कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चार्ल्स डार्विन, सलीम अली, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। जल्दी से आप हमें इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर रामदेव मिश्रा, जिनको भारतीय पारिस्थितिक की तंत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है नॉर्मन मायर्स, लिंडेमान, डब्ल्यू.जी. रोजेन, लैमार्क। जल्दी से आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डब्ल्यू.जी. रोजेन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व समुदाय के समक्ष जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द को किसने दिया? ऑप्शन से एडवर्ड विल्सन, लैमार्क, एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे। तो आप बताएं हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एडवर्ड विल्सन। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा विश्व समुदाय के समक्ष बायोडायवर्सिटी शब्द को किसने दिया? बायोडायवर्सिटी शब्द को किसने दिया था, मतलब पूरा एक्सप्लेन किसने किया था? तो वो थे एडवर्ड विल्सन। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया था कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? ठीक, प्रयोग शब्द का किसने किया था विविधता शब्द का? तो वो थे डब्ल्यू.जी. रोजेन। ठीक है, और पूछा जाए कि इस शब्द को पूरे वर्ल्ड के आगे दिया किसने था? तो वो होगा उसका करेक्ट आंसर एडवर्ड विल्सन। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिस्ट है, एक साइड अभ्यारण्य दिया गया, एक साइड राज्य, आपको मैच करना है। ठीक, क्या क्या है एक बार पढ़ देते हैं। कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मंतार मैरीन राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। तो आप इसको मैच कर लीजिए, करेक्ट क्या होगा देख लीजिए। फिर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताएं हमें इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2413, मतलब कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। तो किस राज्य कहाँ पे ये? अंडमान निकोबार में। ठीक, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान तो ये कहाँ पे है? ये है मेघालय में। ठीक, गल्फ ऑफ मंतार मैरीन राष्ट्रीय पार्क तो ये किधर है? ये है तमिलनाडु में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ में। एक बार देख लीजिए 2413, फर्स्ट का 2, सेकेंड वाले का 4, थर्ड वाले का तमिलनाडु, फोर्थ वाले का छत्तीसगढ़। ठीक, ये था इसका करेक्ट मैच। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी है स्टेटमेंट, जिसमें आपको सही कथन का चयन करना है। ठीक, 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है। पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए कोक्कारे बेलूर पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक और केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश जाना जाता है। और स्टेटमेंट सेकंड है ऑलिव रिडल टर्टल के लिए भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा में प्रसिद्ध है। तो बताएं हमें दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस आपको ये दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप एक बार ऑप्शंस पढ़ लीजिए अपना, फिर हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्या है कि कोक्कारे बेलूर पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक और केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश जाना जाता है फेलिकन समुद्री पक्षी के लिए, और ऑलिव रिडल टर्टल के लिए भीतरकनिका उड़ीसा में प्रसिद्ध है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन कब चलाया गया? ठीक है, भूदान आंदोलन कब चलाया गया विनोबा भावे के द्वारा? ऑप्शंस हैं 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1952, 5 मई 1961, 13 मई 1966। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1952, 18 अप्रैल 1952 को विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था। ठीक, देखिए उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दी गई है कि भूदान की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो भूदान की शुरुआत नलगोंडा तेलंगाना से शुरू की गई थी और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। और आपके सामने स्क्रीन पर 3 रचनाएं दी गई हैं, ठीक है, जो कि किनकी रचनाएं हैं? देखिए, तीसरी शक्ति, गीता प्रवचन, स्वराज्य शास्त्र। ठीक, ये 3 रचनाएं आपको दी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये तीनों रचनाएं किसकी है? तो तीनों रचनाएं विनोबा भावे की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, विनोबा भावे को भारत रत्न कब दिया गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्क्रीन पे आपको डेट दिख रही होगी, 1981, 1982, 1985, 1983। जल्दी से आप हमें अपना करेक्ट आंसर बताएं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1983। विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल फिगर टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड 1983। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल विजय ज्योति इंडो पाकिस्तान युद्ध 1971 की याद में कहाँ पहुंची है? देखिए ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। बताएं आप हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इंडो पाकिस्तान युद्ध 1971 की याद में स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल विजय ज्योति अरुणाचल प्रदेश में पहुंची। उसके साथ साथ आपको कुछ जानकारी स्क्रीन पे दिख रही होगी कि 1971 के इस युद्ध को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 की याद में। ठीक है, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है 1971 की याद में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था का बहुत ज़्यादा, आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जहाँ पे आपको सही कथन का चयन करना है। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं स्क्रीन पे, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एक बार, फिर हम देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, पहला स्टेटमेंट है 2 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा को भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। स्टेटमेंट 2 है उन्होंने पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत का स्थान लिया है। स्टेटमेंट 3 है उन्हें 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। जल्दी से आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 3 इनमें से कोई नहीं। बताएं हमें इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1 और 2। ठीक, स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, जो कि है कि 2 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा को भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रफुल्ल पंत का स्थान लिया। ठीक, स्टेटमेंट 3 गलत क्यों हो गया? क्योंकि इनको 5 वर्ष के लिए नहीं 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, ये देखिए नोट में भी दिया गया ओनली 3 ईयर अपॉइंटमेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? ऑप्शन से महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट, सर सैयद अहमद खान। जल्दी से आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने सीआर फॉर्मूला बनाया था मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। और देखिए कब बनाया गया था? 10 मई 1944 में सीआर फॉर्मूला आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, तुर्क शासक महमूद गजनवी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन से अफगानिस्तान, लाहौर, भारत, ईरान। जल्दी से आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अफगानिस्तान। महमूद गजनवी का मकबरा कहाँ है? तो वो है अफगानिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? इन चारों में से एकता प्रणाली जो थी उसको सेटिस्फाई कौन सा स्टेटमेंट नहीं करता है? ठीक है,
स्टेटमेंट 1, एकता व्यवस्था राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता है। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व के सैनिक रखने पड़ते हैं। बताएं हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं 1, 2, 2, 3, केवल 3, नन ऑफ दीज। जल्दी बताएं हमें इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3। केवल थर्ड वाला स्टेटमेंट ऐसा है जो कि एकता प्रणाली के बारे में गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो गलत क्यों है ये कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, जबकि ऐसा नहीं था। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। बाकी के तीनों स्टेटमेंट जो कि एकता व्यवस्था राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, एकदम करेक्ट है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत, ये भी करेक्ट है। और मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ठीक, ये भी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया आपसे कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या घटनाएं दी गई हैं। साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी मार्च, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। बताएं हमें इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा जल्दी से, फिर देखते हैं हम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 4, 2, 1, 3। मतलब सबसे पहले क्या होता, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद साइमन आयोग की नियुक्ति हुई, उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर 4, 2, 1, 3। देखते हैं इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस। उससे पहले एक नोट देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है आपको कि सर फिरोज शाह मेहता भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, न्यायवादी थे और पत्रकार थे, ठीक। 1890 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। 1904 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था इन्हें। 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता ने, और 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 1927 को साइमन आयोग आया था, ठीक। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को जरूर से लाइक शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।